उत्तराखंड की हर खबर सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम नई पौध नई सोच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन नए कवियों की जिन्होंने अपनी सोच से एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की है। हमने पहले बहुत पुराने कवियों को सुना है, लेकिन पुराने कवि और नए कवियों में जमीन आसमान का अंतर है। वो अंतर क्या है? इन तमाम सही चीज़ों को, इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए आज हमने बहुत सारे कवियों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। उनसे हम चर्चा करेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिवर्तन आया है वो आया कैसे और ये परिवर्तन किस हद तक लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी है। हमारे साथ बहुत सारे कवि हैं। सबसे पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त बृजमोहन शर्मा जी हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं इस वक्त जगमोहन सिंह जियाड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ होंगे प्रदीप रावत खुदेर जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमपंत जी हैं हमारे साथ। इसके अलावा वसुंधरा नेगी, लाजो जी हैं हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अतुल गोसाई झांकी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरीके से हमारे इस कार्यक्रम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए क्या बताना चाहते हैं, क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बृजमोहन जी आपके पास आना चाहूँगी। नई पौध नई सोच, ये जो कार्यक्रम है, ये जो एक सवाल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा परिवर्तन आप मानते हैं पुराने कवि और आज के युवा कवियों के अंदर? बहुत अच्छी बात है जो ये प्रश्न उठा है कि नई पौध नई सोच जी। तो समय के साथ साथ समय परिवर्तनशील है और हर एक सोच बदलती रहती है, लेकिन नई पौध और नई सोच जो है कि मतलब उसको वो समाज को किस चिंतन से लेता है, किस दृष्टि से देखता है। ये तो अगर आदमी के अंदर शौक है और शौक के प्रति वो जो है कि नई सोच को अगर अपना वो बना लेता है कि भाई नई सोच है ये, लेकिन समाज के साथ पुरानी सोच को लेकर अगर नई सोच को जोड़ा जाए तब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। जगमोहन जी हमारे साथ हैं। जगमोहन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? पहले के कवियों का खास ध्यान किन चीज़ों पर, किन मुद्दों पर रहता था और आज के कवियों में क्या अंतर आप पाते हैं? क्या कहेंगे आप? जी, जो मैं कविता लेखन करता हूँ जी जी जी, तो मेरे आदर्श हैं घनश्याम सैलानी जी और चंद्रकुमार बरतवाल जी। तो जी। उनसे मैं मतलब प्रेरणा मिलती है मुझे। बिल्कुल। और दूसरा, अब ये जो लेखन कार्य है कविता रचने का, तो समय के अनुसार करते आए हैं। पुराने लोगों ने कुछ लिखा होगा, वर्तमान में हम कुछ लिख रहे हैं, आगे कुछ और लिखेंगे। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैंने देखा कि अपने पहाड़ के लोग साहित्य सृजन में मतलब आगे हैं और सुंदर मतलब वो करते हैं और मैं आशावान हूँ वो करते रहेंगे, मतलब रचना करते रहेंगे और मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप रावत खुदेर जी हैं। प्रदीप जी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर पुरानी कविताओं की बात करें, पुराने कवियों की अगर हम बात करें, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा क्लिष्ट होती थी, काफ़ी कठिन होती थी, लेकिन आज भाषा सरल है और साथ ही साथ लोगों का जो एक कह सकते हैं इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है कविताओं के प्रति। तो इस परिवर्तन को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस जैसे पहले होती थी, पहले छायावाद पर ज़्यादा कविताएँ लिखी जाती थी। पहाड़ प्रेम पे, पहाड़ कैसा दिखता है, पहाड़ कितना सुंदर है, ये सारी चीज़ें पहले कविताओं में आती है।
आजकल की जो नई पीढ़ी है वो राजनीति पे कविता लिख रही है, सामाजिक सरोकारों पर कविता लिख रही है, भ्रष्टाचार पर कविता लिख रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि लोग भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, राजनीति पे लिख रहे हैं और खासकर नए कवि इस विषय पे लिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जिस तरीके से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नई पौध नई सोच में कितना परिवर्तन आया है, नई जो सोच है वो कैसे हमारे समाज में एक परिवर्तन लाने के मकसद से काम कर रही हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ हेमपंत जी हैं। हम चाहेंगे हम उनसे पूछें इस सवाल का जवाब कि वो क्या सोचते हैं नई सोच को लेकर, नए पौध को लेकर। हाँ, नेहा जी, बहुत अच्छा विषय रखा गया है, नई पौध और नई सोच। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो जिन कवियों ने आज तक कविता पाठ किया है उन्होंने भी अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों के रूप से रखा है, लेकिन आज का जो कवि है उसने अपने आप को थोड़ा सा इसमें बदलाव का एक रूप देने का प्रयास किया है। हमने पहाड़ के चित्रण को विशेष रूप से, मैंने प्रतीकात्मक रूप से उन शब्दों को चुना है जिससे हम पहाड़ की जो वास्तव में स्थिति है उसको हम बड़े आसानी से सुगम रूप से समझ सकें, ऐसा प्रयास है। मैं सुमित्रानंदन पंत जी को बहुत पढ़ता रहा हूँ, लेकिन कविता बहुत एक ऐसे महाकवि, लेकिन कई बार कविता को समझ पाना कठिन होता था, लेकिन मैंने भी छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। बिल्कुल। लाजो जी, आपकी क्या सोच है? आप एक महिला हैं, इस सोच को लेकर क्या कहेंगे? मेरी सोच तो यही है कि जैसे कि अभी खुदेड़ जी, बाकी लोगों ने भी बोला, शर्मा जी ने बोला कि पहले की जो कविताएं होती थी बहुत क्लिष्ट, जैसे आप कह रहे थे कि होती थी। मैंने भी बचपन से कविताएं पढ़ती रहती थी, लेकिन लिखा भी 2-3 सालों से ही लिख रही हूँ। जी जी। लेकिन मैंने देखा कि पहले कविताएं बहुत लंबी हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी। लोग आधी कविताएं पढ़ते थे, जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, आधी कविताएं पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं जी। तो मैंने सोचा क्यों ना कविताएं छोटी हो, जैसे कि गागर में सागर। बिल्कुल। तो छोटी हो और समझ हो, जैसे कि आजकल जैसे मैं लिखती हूँ सामाजिक मुद्दों पर लिखती हूँ। जैसे जिज्ञासु जी बोल रहे थे कि पहले पहाड़ में जो कविताएं होती थी कि पहाड़ के श्रृंगार पे होती थी कि पहाड़ कैसा दिखता है, नदियों झीलों पे, ठीक है, वहाँ के स्त्री पुरुषों पे। और जैसे कि अब हम लिखते हैं तो पहाड़ में जो पलायन हो रहा है, जिस तरीके से जैसे आपदाएं आ रही है, लोग इन्वायरमेंट वहाँ पे खराब हो रहा है, तो हम उस तरह की कविताएं लिखते हैं। ठीक है, कई बार गुस्सा आता है तो गुस्से अपनी जो अभिव्यक्ति होती है हमारे मन की, वो कविताओं में हम निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह की बस कविताएं है कि नयापन आ रहा है। हम नया इसलिए बोलते हैं कि जब तक हम नई चीजें नहीं लिखेंगे तब तक वो नया कैसे होगा। बिल्कुल। यहाँ जाकी जी आपसे जानेंगे, क्या ये सोच में नयापन आ रहा है, मुद्दों में नयापन आ रहा है, या लोगों के व्यवहार में नयापन आ रहा है? मैं काफ़ी पहले से कविता पढ़ने का शौक करता था। मैंने देखा मुद्दे वही हैं, विचार वही हैं, पहाड़ों पे उस पे सब ने लिखे हैं। जी जी। लेकिन आज भाषा जो मीन है, जो पुराने कवियों ने लिखे हैं, उन्होंने बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज जब परिवर्तन हो रहा है तो हमने जो मैंने लिखे हैं आज के हिसाब से लिखे हैं। जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मतलब जो अब हमारे समाज में जो घट रहा है उन खास बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और उसी के आधार पर ये कविताएं लिखी गई हैं। बहरहाल इस पर हमने चर्चा तो कर ली, आप सबकी राय ले ली, लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे कविताओं की, क्योंकि कविताओं के माध्यम से ही एक कवि अपनी बात सबके सामने रख सकता है, अपना दर्द हो, अपना मैसेज हो, अपना एक संदेश हो, वो लोगों के सामने रख सकता है। यहाँ पर सीधे मैं बृजमोहन जी के पास में आऊँगी। बृजमोहन जी, आपकी अगर बात की जाए तो आप व्यंग्यात्मक कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, व्यंग बहुत अच्छा करते हैं। कुछ ऐसा व्यंग जो आप समाज के प्रति करना चाहें, या कोई ऐसा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है कि ये हमारे समाज में क्यों है? जहाँ तक पहाड़ का सवाल है जी, प्रेम रस पे जब कविता तब लिखी जाती थी जब वहाँ प्रेम हुआ करता था। बिल्कुल। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते थे जी। और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो रचनाकारों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम रस पे कविता लिखी। विडंबना इस बात की कि आज मैं देखता हूँ, मैं कई समय से इस विधा से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम रस की कविताएं अब जो तो देखने मिलती हैं अधिकतर व्यंग्यात्मक, और अधिकतर जो है कि मतलब समाज में इतना परिवर्तन आ गया है कि रचनाकार को मजबूरन जो है कि अपनी बात कहने को मजबूर होना पड़ता है। वीर रस की कविताएं, प्रेम रस की कविताएं, उन कविताओं का बहुत अभाव है जी। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, मतलब क्या कहाँ का ये कारण होता है? इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो पलायन से हुआ है। अगर आज पहाड़ में कोई ये कहता है कि मतलब कि सब लोग वहाँ जो है कि अपने वैभवशाली उसमें रहते हैं,
तो वो नहीं है। दूर दराज किसी गांव में चली जाए कि जहाँ एक माँ अकेला अपना इंतजार करती है जी जी अपने बेटे का, जी, तो अब कोई रचनाकार अगर उसके पास जाए तो क्या प्रेम रस लिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो फिर उसी बात पे लिखेगा, व्यंग्यात्मक पे लिखेगा कि मैं क्या करूं, मतलब क्या इस माँ के हाल है जी और क्या हो रहा है इस चीज का, और वो चीज तुम्हें अभी भी मिल जाएंगी। जी तो उस पे मैं कविता ये लिखता हूँ कि मतलब मैं पहले ही आपको हिंदी में बता देना चाहता हूँ जी कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को बहुत ही मुश्किल से पाला है और बड़ा किया है। पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो प्रश्न इस बात का उठता है कि इसको अपने पहाड़ में रखूं या इसको परदेश भेज दूं। रोजगार की समस्या होती है, इमोशनल टच होता है, ये बड़ी बड़ी समस्या हुआ। और माँ अपनी कोख से उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से जो है कि उसको परदेश भेज देती है कि जा तो अपना कुछ कमा धमा, अपना कुछ लग और पहाड़ का नाम रोशन कर। अपने कलेजे को टुकड़े को विदा कर देती है वो, और विदा कर देती, विदा करने के बाद वो कलेजे का टुकड़ा जब परदेश में आता है और यहाँ की चकाचौंध को देखकर उसे वो वहाँ का जो प्रेम रस है, वहाँ का इमोशनल गौण लगता है उसको। जिस समाज को पलायन ने इतना विकृत कर दिया है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन होना चाहिए आदमी का। क्यों नहीं हो परिवर्तन, क्यों नहीं वो अपने पैसे कमाने के जाए, क्यों ना अपने जीवन को बढ़िया बनाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि नई पौध नई सोच, लेकिन पुरानी सोच को अपने साथ जोड़ के नई पौध को लेकर चलना ही पड़ेगा। और ये मजबूरी हो जाती है कि हमें बार बार यही कहना पड़ता है कि जब उसका कलेजे का टुकड़ा बाहर चला गया और भूल गया है, और भूल गया है कि वो अपनी माँ की 80 साल की झुर्रियों को वो दिल्ली की चकाचौंध में, शहर की चकाचौंध में प्रकट नहीं करना चाहते कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ की झुर्रियाँ है। और वो चाहता है कि मैं अपनी माँ, मतलब माँ को वही चाहता है, आने वाली पीढ़ी के साथ वो जो है मिक्स हो गया है और कहीं ना कहीं अपनी माँ को भूल गया है। माँ क्या कहती है कि सदन मिल रूंद घास खाया, कभी दिन नहीं पाया, 80 पहुंच गए सदन फीकी प्याया। कि सदन मिल रूंद घास खाया, कभी दिन नहीं पाया, 80 पहुंच गए सदन फीकी प्याया। कन को इतने मिले बिवे पढ़े लिखें, कन को इतने बिवे पढ़े लिखें, परदेश गए पर आज तक घौर नहीं है, पर आज तक घौर नहीं है। अब देखो माँ की कल्पना, देखो क्या एकदम कितना चेंज हो गया उसके अंदर। समाज ने कहां तक उसको टास्क किया है कि ऐस कुछ बकी बात हुआया, कि ऐस कुछ बकी बात हुआया। न जाने क्या बात हुई उसके साथ, मैं आपको करता हूं। ऐस कुछ बकी बात हुआया, वेल ब्याज मीखना ये कार्ड। देखो समय परिवर्तन कितना बड़ा है और कितना बड़ा उसके साथ वो करता है कि वेल ब्याज मीखना ये कार्ड, जुकड़ी मच राड, सर गांव में रीड क्यों कह के समझ नहीं आओ। बेटा भेजता है अपनी माँ के लिए और माँ कहती है कि ये क्या है, पुरानी सोच की है वो, लेकिन क्या उस सोच को उसने कहां तक, उसने उस सोच को कहां बदलाया, किस तरह वो याद कर रहा है कि वेल भी आदमी खड़ा ये कार्ड, जुकड़ी मच राड़, सर गांव में रीड क्यों कह के समझ नहीं आओ कार्ड के। 3 धारपुर मुरल धर्म गांव खाली हो चुके हैं, कोई चिट्ठी को बांचने वाला नहीं वहां, और वो दूर दराज 5 किलोमीटर दूर जाती है और उस पे कहती है कि इस कार्ड को पढ़ना कि 3 धारपुर मुरल धर्म गांव वे मरो, वो फटिया हाल देखिए वो हैंसण बैठ गया है, बुन बैठ बोली बड़ा आदमी चाल चलाई, ये कार्ड में लिखूं नए साले बधाई। गया वो उसके पास गया, उसने कहा, वो हंसने लग गया, उसके फटे हाल में हंसने लग गया कि क्या है ये, कहता कमाल हो गया कि बड़ा आदमी ने चाल चलाई, ये कार्ड में लिखो नए साले बधाई। धैर्य कार्ड छातिमा वापिस अपनी थातिमा, बांस से टूटी खाटिमा अल से गया है। क्या बात कि बांस से टूटी खाटिमा अल से गया है, रो रो की गति रूस गया है, पसीने पतक हो गया उसका शरीर और अपनी बांस की टूटी खाट में पड़ गई हो। कितना बड़ा उसको झटका लगा होगा। मेरे ख्याल से बेटा बहुत बड़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन उस कार्ड ने उसको कहां तक पहुंचा दिया कि बांस से टूटी खाटी मल से गया, सारा रात सुरगुणों में बीत गया है और रो रो की गति रूस गया है। सारी रात रोती रही और उसका बदन भीगता चला गया कि रो रो की गति रूस गया है, सारा रात सुरगुणों में बीत गया है। निर्भय नजर
चूल्हा पर धरी खाली कितली माँ। उसकी नजर चूल्हे पे रखी हुई उस केतली पे है जिसमें सिर्फ एक चाय का उसको शौक है, लेकिन उस खाली केतली को देखती हुई है कि रोरे गतरी उस गया है निर्भय बुढ़ी दा की नजर चूल्हा पर की खाली कितली माँ। सारा रात सुरगुणों में बीत गया है, सारी रात बीत गई सपनों में, सारा रात सुरगुणों में बीत गया है, रो रो के गतरी उस गया है, धीरे धीरे कर वो सीन बैठ गया है। ये सोची वो एक कार्ड है बार बार दिखने बैठ गया है। अब बुन बैठ ये कार्ड भेज दो, 20 रुपये भेज दो, 20 रुपये दे दो, कम से कम में 1 उधर 4 मीठे पी दो, 1 उधर 4 मीठे पी दो। ये कहते हो मेरे कहने मतलब ये पहाड़ की बड़ी भारी समस्या हो रखी है। आज कहाँ जा रहा है समाज हमारा, और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि साहित्यकार रचनाकार इस काम में लगे हुए हैं। किसकी समझ आती है, किसकी नहीं आती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिमालय न्यूज वालों का कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को आज जो है कि पूरे उत्तराखंड में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। क्यों ना हो, हर साहित्यकार चाहता है नई पौध है, नई सोच है, लेकिन सोच के साथ इतना जरूर रखें। लोग कहते हैं कि हमें भाषा समझ नहीं आती है और लोग भाषा को नहीं जानना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? भाषा की बड़ी भारी बात नहीं है। आज जो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के साथ हो रहा है उससे ज्यादा हिंदी के साथ हो रहा है। हिंदी मरणासन पड़ी हुई है, तो फिर क्षेत्रीय भाषा की बात क्या है? लेकिन क्षेत्रीय भाषा को, हिंदी भाषा को सबल मिलता है, हिंदी भाषा को सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है और साल भर में याद दिलाती है कि हिंदी है अमतन, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन क्षेत्रीय भाषा पे कौन समझेगा, कौन बताएगा? इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ इन सभी कवियों का कि आप लगे हुए हैं। और भाषा कोई बड़ी भारी वो नहीं है, सोचने की शक्ति है। तो मैं ये कहता हूँ कि पलायन पे जो पलायन हो रहा है, एक बेटा उसका IAS बन गया है, अपनी माँ को वो कार्ड भेजता है, और अपनी माँ को जब वो कार्ड भेजता है, हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड भेजता है, ये कहाँ से तर्क संगत है? कहते हैं कि आज गढ़वाल में सबके लेंटरदार मकान हुए, टीवी फ्रिज सब कुछ पहुंच गया, वहां भी विलासिता आ गई है, लेकिन किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं ये बात खलती है। धन्यवाद। पैसा अपनापन नहीं खरीद सकता, पैसा अपनापन नहीं खरीद सकता। पैसा जो है कि पैसा न तो भाषा खरीद सकता है, पैसा संस्कृति नहीं कर सकता है, और पैसा जो है किसी की आत्मसंतुष्टि नहीं दे सकता है। पैसे से कुछ नहीं हो सकता। पैसे से वो सिर्फ उस मॉडर्न बीवी को लाद सकता है कि जो उसकी माँ को भुला सकता है। पैसे से वो माँ के अरमानों का गला घोट सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे माँ को जो कि सारे साल नहीं जाता वो, और उसके बाद जब माँ की खबर आती कि मर गया है तो 2 घंटे के अंदर घर पहुंच जाता है। क्यों? माँ ने सवाल भेजा, बेटा मेरी तबीयत खराब है, आ जा, मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ, मैं कब आऊँगा? लेकिन जब माँ 10 बजे उसका वो आता है, 10 बजे उसका मैसेज आता है कि मुझे गिलास पानी पिला दे, 11 बजे माँ खत्म हो जाती है, और रात की गाड़ी से बैठकर सुबह 9 बजे मरी माँ का मुंह देखता है। ये कहाँ का तर्क है? इसलिए संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। तो वाकई में ब्रजमोहन जी की ये जो कविता हमने सुनी, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो पलायन है वो उत्तराखंड में कितनी बड़ी समस्या है, कि उससे बड़ी समस्या एक माँ के लिए है कि उसने अपने बेटे को भेज तो दिया, लेकिन कब उसका बेटा वापस उसके दर्द को समझने आएगा। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक कविता सुनाई गई थी। हमारे साथ जगमोहन जी भी हैं। जगमोहन जी, जिस तरीके से भी ब्रजमोहन जी ने कहा कि पलायन की वजह से व्यंगात्मक कविताएं, या कहें कि व्यंग बचा रह गया है उत्तराखंड में, प्रेम और जो वीर रस है वो खोता नजर आ रहा है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? और क्या पलायन को लेकर आपने भी कोई कविता यहाँ पर तैयार की? कि पलायन का जो क्या प्रभाव हुआ जी, हम पलायन तो कर लेते हैं, तरक्की भी कर लेते हैं जी, लौटना भी चाहते हैं जी, लेकिन पाँव में बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, नहीं लौट पा रहे हैं, चाहते बहुत हैं। जी, अब इस पलायन के दौरान हमें बहुत कुछ खोना ही पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि गांव में माँ बाप गुजर जाते हैं, जी, खबर पहुंचती है, जी, हम दौड़ते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ऐसा समय नहीं रहता कि हम उन्हें बिल्कुल, जीते जी मतलब उनके पास रह के, क्योंकि मजबूरियाँ हैं हमारी भी। जी, तो मैंने भी पलायन किया, और पलायन करने के पश्चात जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद हल भी हुआ, जी, मैं संतुष्ट हूँ। जी, लेकिन इसके बीच मैंने बहुत कुछ खोया भी, कि अंत समय में माता पिता को नहीं देख पाया, जी, तो हमारे को मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है।
पलायन में, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसी कसक पैदा हुई कि हम जो है एक कवि बन पड़े, और वो भी पहाड़ी, और वो भी पहाड़ प्रेम में, और जो भी हमारी जो फीलिंग रही तो उसके अनुसार तो मैंने भी 2 कविताएं लिखी हैं कि जो पलायन से गांव का परिदृश्य क्या हो गया है। तो मेरी 2 कविताएं हैं, उनमें है कि एक कविता है 3 प्राणी, और एक कविता है मेरी बुड़गी। तो 3 प्राणी में मैं ये दिखाया कि मेरी कल्पना के 3 पात्र हैं, गन्ना, मंगतू, मोरू, वो गांव में रहते हैं। तो मैं कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या है। तो 3 प्राणी कविता मेरी इस प्रकार से है। एक गांव का 3 प्राणी, गन्ना, मंगतू, मोरू, ऊंची धार में बैठी बोलदा, कब होलू मुंड निखोलू। अब उनके चरित्र हैं अलग अलग। घन्ना भय पर रोग लगीगी, पेण लग्यूं छ दारू, समझावात बोल दू छ कन मुर्दा मरी तुम्हारू। जन्म बिटी छ निरपट लाटू, फुंड धोल्यूं छु मोलू, उल्टा काम करीक बोल दू कब होलू मुंड निखोलू। मंगत्या बण्यो छ मंगतू गाँव माया छ वे की लाचारी, अलगस का बस वेक वहीं छ दुनिया वे की न्यारी। उसके बाद क्या होता है, जब जब कट्ठा होंदा छन गाँव कई 3 प्राणी, छुइयों मासी बिल में जांदा बुए रंदितों की भटियाणी। अब अंत में क्या हुआ, तो भी सैडा गाँव का लोग बोना छन, ई छन हमारा लाल, ऊसीत ही भला ही छन जौन छोड़ली गढ़वाल। क्योंकि हमारे पहाड़ के गांव में गन्ना, मंगतू, मोलू ही रह गए हैं आजकल, वही हैं। उनकी वजह से अगर मैं अपने गांव जाता हूं तो वही मिलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरे सारे कवि मित्र हैं, अपने गांव जाते होंगे तो इनके गांव में कुछ व्यक्ति जो होंगे तो उनसे इन्हें बड़ी खुशी होती होगी मिलके, और उन्हें भी होती होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी के पास से चले आते हैं। प्रदीप जी, आप जो है वो प्रेम रस और श्रृंगार रस काफ़ी इसको लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं। यहाँ पर हम पलायन के मुद्दे की बात करें, उत्तराखंड में जो पलायन का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर व्यंग भी किया गया, एक माँ का दर्द भी यहाँ दिखाया गया। आपके पास ऐसी कौन सी नायाब यहाँ पर कविता है जो आप पलायन को लेकर यहाँ पे हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, सुनाना चाहिए? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी हुई है। और फिर उन लोगों को वापस क्रांति के लिए आना पड़ेगा जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, उन पत्रकारों को, उन वकीलों को, और जो संस्कृति के बाकी स्तंभ है जैसे कवि हो गया, ढोल बजाने वाला ढोली हो गया, किसान हो गया, नौजवान हो गए, सबको आना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं एक कविता सुना रहा हूँ। 14 साल में 14 लोग निबड़ ने पहाड़ में, 14 साल में 14 लोग निबड़ ने पहाड़ में, 14 साल में 14 लाख लोग लग गए उंधार में। अभी तो 6 सीट घटिन, जिस तरह से वहाँ पे परिसीमन हुआ था पिछली, अभी जो परिसीमन है उसमें 6 सीटें घट गई थी। अभी तो 6 सीट घटी ने, कुछ साल बाद 12 सीट घटेली। आखिरी मेरा पहाड़ में परिसीमन की मार कब तक चलेली, आखिरी परिसीमन की मार कब तक चलेली। उठा चला हे नौजवानों। अब फिर उन नौजवानों के लिए फिर बोलना पड़ेगा कि आप चलो, उठो, उठा चला हे नौजवानों, फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी। उठा चला हे किसानों, अब पहाड़ बसाने बारी आएगी। तो जिस तरह से वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर हम कवियों को फर्ज बनता है, हम पत्रकारों को फर्ज बनता है, और सारे वकीलों का, जितने लोग हैं, किसान हैं, सबका फर्ज बनता है कि वो वापस एक बार फिर क्रांति करे और अपने पहाड़ को बचाने के लिए आगे आए। आगे लिखता हूँ, मेरे मुल्क की भाषा पर सबसे बड़ा आजकल आप भी देख रहे हैं बहस चल रही है कि राज्य गीत किस भाषा में होगा और साहित्यिक अकादमी बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर बहस चल रही है। मेरे मुल्क है भाषा बोली संघर्ष करनी चाहिए, जिस तरह से संघर्ष कर रही है हमारी भाषा, हमारी बोली संघर्ष कर रही है। मेरे मुल्क की भाषा बोली संघर्ष करनी चाहिए, मेरे मुल्क की परिभाषा संघर्ष करनी चाहिए। अब तो वहाँ की परिभाषा भी संघर्ष कर रही है कि उत्तराखंड जो बनाया गया था किस बेस पे बनाया गया था, जो पहाड़ के ऊपर बनाया गया था कि पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे पहाड़ी लोग रहेंगे। लेकिन जिस तरह से नेताओं ने खुद पलायन करना शुरू कर दिया है, देहरादून की तरफ प्लेन एरिया में आने लग गए हैं, तो उस तरफ से उसकी परिभाषा भी अब संघर्ष करने लग गई है कि
मेरे मुल्क की भाषा संघर्ष करनी चाहिए, मेरे मुल्क की परिभाषा संघर्ष करनी चाहिए। न स्याही की कमी चिक, न स्याही की कमी चिक, न साहित्यकारों की, जितने साहित्यकार बैठे हुए हैं न यहाँ पे स्याही की कमी है, न साहित्यकारों की, न स्याही की कमी चिक, न साहित्यकारों की, न शब्द शिल्प की कमी चिक, न शब्द शिल्प की कमी है, न अलंकारों की, और ना ही अलंकारों की कमी है यहाँ पे। उठा चला हे कलमकारों, मैं सारे कलमकारों के लिए बोल रहा हूँ, उठा चला हे कलमकारों फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी, उठा चला हे शब्दकारों फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी। आगे की जिस तरह से वहाँ पे पिछले दिनों में घटनाएं हुई थी, वहाँ पे अभी भी कल एक घटना घटी है, वहाँ पे एक पुराने आंदोलनकारी ने अपने आप आग के हवाले कर दिया। उससे पहले भी हल्द्वानी में एक छोटी सी बच्ची के साथ में एक घटना हुई थी। उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पे कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है न जन सुख क्षणिक, न जन सुख क्षण पहाड़ माँ, न जंगल, और जंगल जिस तरह से कट रहे हैं, आग के हवाले हो रहे हैं। न जन सुख क्षणिक, न पहाड़ माँ जंगल, चौतरफ पहाड़ माँ होनुच बस अमंगल ही अमंगल। दो देवता सब इखा का रूट गेन, दो देवता सब इखा का रूट गेन, बार त्योहार इखा का सब छूट गेन, उठा चला हे गितेरू फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी, उठा चला हे ढुलेरू फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी। तो ये उन ढोल बजाने वालों के लिए, उन गीत गाने वालों के लिए मैसेज है कि आप चलो फिर वापस अपनी संस्कृति को आपको स्थापित अगर करना है तो आपको ये दोबारा से संघर्ष करना पड़ेगा। आगे की लाइन में, आगे की 4 लाइन है, जिस तरह से वहाँ पे ईंटों के मकान बन रहे हैं जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने सस्ते से घर बनाने शुरू कर दिए कि भाई जल्दी जल्दी मकान बनने शुरू हो गए, तो वो वहाँ की जलवायु के अनुकूल भी नहीं है और वहाँ की परिस्थितियों में चल भी नहीं सकता। ज़्यादा दिन तक 10 साल या 5 साल के बाद वो मकान बेकार हो जाएंगे। डांग छोड़ी की ईंटों का बन गए मकानों का ढांचा, डांग छोड़ी की ईंटों का बन मकानों का ढांचा, पहाड़ी शैली छोड़ी की डिशों सी बन गए खांचा, पहाड़ी शैली छोड़ी की दिशों सी बन के खांचा, उठा चला हे मिस्त्रियों फिर पहाड़ बसाने बारी आएगी, उठा चला हे क्रांतिकारियों पहाड़ बसाने बारी आएगी। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग पैरल के थ्रू आपने अलग अलग लोगों से यहाँ पर अपील की है कि उठें और यहाँ पर अपने पहाड़ को बचाने की आप ही को कोशिश करनी है, आप ही को आगे आना होगा, दोबारा आना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने यहाँ पर कविता सुनाई है। हमारे साथ हेमपंत जी हैं, अब हेमपंत जी का हम रुख कर लेते हैं। हेमपंत जी, आप कौन सी कविता यहाँ पर हमें सुनाना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जिसमें एक समाज को मैसेज हो और उनके लिए भी एक मैसेज हो कि परिवर्तन लाने की जरूरत है? मैं सबसे पहले तो हिमालयन न्यूज़ को इस बारे में बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। एक नई पौध के साथ नई सोच का जो एक विषय लिया है, उस रूप में मेरे से पहले जो मेरे कवि मित्र थे, ब्रिजमोहन शर्मा जी ने, जगमोहन जी ने और प्रदीप भाई ने, सभी ने हमारे उस उत्तराखंड के उस पहाड़ पर एक बहुत गहरा चिंतन करके अपनी कविता का स्वरूप दिया है। पहाड़ में यदि हम उसको कहें प्रतीकात्मक रूप से देवदार, बांज, चीड़, इनकी सुंदरताएं वहाँ दिखती हैं। वहाँ पर अच्छे गाड़ गधियार हैं, नदियाँ हैं, वो बहुत मानी जाती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल हैं, उनका भी बहुत महत्व है। लेकिन यदि थोड़ा सा दृष्टि को पलटकर देखें तो हमें लगता है कि वहाँ पर पर्यावरण का मामला, पलायन का मामला, वहाँ पर गरीबी का जो रूप स्वरूप देखने को मिलता है, इन सबको देखते हुए मैंने प्रतीकात्मक रूप में कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया है। छोटी छोटी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको अपनी कुछ कविता सुनाना चाहूँगा। सबसे पहली कविता है जिसका मैं कहूँगा टाइटल है रस्त। कुमाऊनी में भाषा में है। रस्त का मतलब है एक रास्ता। अगर हम पहाड़ में देखें तो वहाँ घुमैया खेत होते हैं और उन घुमैया खेतों के साथ साथ ही पगडंडियां सी बनी हुई होती हैं और वो रास्ते होते हैं। उन रास्तों की कल्पना में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं कि देख न सकन वो अपन आंखेल, देख न सकन वो अपन आंखेल, देखनन पगडंडी, देख न सकन वो अपन आंखेल और देखनन पगडंडी, वो कदमन के और अफी एफ मुड़ जानी हुई तरफ। अपने आप ही वो रास्ते के साथ, वो पगडंडी के साथ उसके पैर मुड़ जाते हैं कि देख न सकन वो अपन आंखेल, देखनन पगडंडी हुई कदमन के और आप ही मुड़ जानी हुई तरफ, जहीं बढ़ूं वीक आत्मा आवाज सुन बेर, हाथ में थामी लट्ठी संकेत में।
हाथ में थामी लट्ठी के संकेत में, एक लट्ठी लेते हुए वहाँ का पहाड़ का जन्मांश उस पहाड़ की पगडंडी की ओर बढ़ता है। और वो रास्ता क्या बोलता है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक रूप में दिया है। एक और कविता है पाथर, पत्थर का रूप है, पहाड़ पूरा पत्थरों से बना है। और यदि हम उस पत्थर के रूप को थोड़ा सा इस रूप में देखें कि चुप का हुनन पाथर, पत्थर चुप नहीं होते। आप अगर देखें तो पत्थरों का स्वरूप बदलता हुआ देखेगा। कविता के रूप में देखिए कि चुप का हुनन पाथर बोलनन उले, बोलते हैं वो भी, चुप का हुनन पाथर बोलनन उले, प्रतिमा रूप में, दीवारा शक्ल में और खंडरा लिबास में। चुप का हुनन पाथर बोलनन उले, प्रतिमा रूप में, दीवारा शक्ल में और खंडरा लिबास में। या फिर तब जब उछाली जानी एक दुहार में, जब उछाली जानी एक दुहार में, जब पत्थरों को एक दूसरे पर उछाला जाता है तब भी पत्थर अपना एक रूप बदलते हैं। ये एक रूप मैंने आपको दिया। और मैं एक और प्रतीकात्मक रूप में आपको कविता दे रहा हूँ। आदिम उसका शीर्षक है, आदमी से तात्पर्य है। हम आदमी को किस रूप में देखते आए, पुरखों ने क्या सोचा और आज आदमी का क्या स्वरूप बदल रहा है उस पहाड़ में, कि हमारे पुरखों ने सोची एक नई विकल्प, हमारे पुरखों ने खोजी नई विकल्प, नई साधन, मन का विकास लीजिए। हमारे पुरखों ने बहुत विकास के लिए नए नए तरीके सोचे अपने मनुष्य के, लेकिन हम देखते हैं कविता के माध्यम से कि हम अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने खोजी नई विकल्प, नई साधन, मन का विकास लीजिए और हम करने लग रहे हैं आविष्कार। दिन ब दिन हमें खोजहालिन, हमने क्या खोज लिया, हमें खोजहालिन एक है एक हथियार, हमें खोजहालिन एक है एक हथियार, अपन बचावा लीजिए, अपन बचावा लीजिए और ढूंढहालिन या नक्षत्र जब बच सकूं ये धरती विनाशक बादले। कितना झूठा है जो कह रहा है कि मैं भूखा हूं। क्या वास्तव में ये है कि कतुक झूठ जो कुणो भूख छुमू रहते बैठी, सुबह से मैं भूखा हूं कि कतुक झूठ जो कुणो भूख छुमू रहते बैठी, किले की साफ दिखणो वीक आखिन में, झलकी रो सच वीक मुखड़ में, झलकी रो सच एक मुखड़ में योई की। आज रत्य बयान, सुबह सुबह क्या हुआ है कि आज रत्य बयान चाखो वील स्वाद कड़ू बात नो, उसको जो स्वाद मिला है वो कड़वी बातों का मिला है। आज रत्य बयान चाखो वील स्वाद कड़ू बात नो और पी रखो घूंट अपमानक, बिल्कुल पी रखो घूंट अपमानक और खाए रखी ढेर भर गाय, ढेर भर गाय, ढेर भर गाय। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जिस तरीके से अलग अलग पहलुओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से हेमपंत जी ने अपनी कविताएं सुनाई, ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये तमाम कविताएं थी। अब हम लाजू जी की तरफ रुख कर लेते हैं और अपनी कविताओं की वजह से यहाँ पर जो वसुंधरा नेगी जी हैं उनको नाम मिला है लाजो का। तो अब उन्हीं से जानते हैं कि जो है कि आपको लाजो लोग कहते हैं और आप इतनी प्रसिद्ध हैं, आप क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगी, कौन सी ऐसी कविता सुनाना चाहेंगी जो आपको खुद आपके दिल को छूती है और आपका वो जो आपकी जो कविता है वो समाज पर एक कहीं ना कहीं घात भी करती है, व्यंग भी करती है, मैसेज भी देती है? थोड़ा सा पलायन था जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था, और पलायन भी ज़रूरी होता है क्योंकि पलायन तो सदियों से होता आ रहा है जी। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे पेड़ होता है वो कितना भी लंबा, जैसे हमारे पहाड़ों में देवदार के वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे होते हैं लेकिन उनकी जड़ें ज़मीन पे ही होती है जी। तो पलायन भी ठीक है, लेकिन हम लोगों का फिर बाद में ये हुआ कि हमने डिसाइड किया कि देखिए हम बेशक पलायन हो गया है, शहर में हम बस गए हैं, लेकिन हम साल 6 महीने में अपने गाँव लगातार जाते रहेंगे। मतलब कभी ना कभी उस घर में हमारा चूल्हा जलेगा। बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि हम छुट्टियां मनाने कई बार होते हैं, जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब हैं वो थोड़े मॉडर्न ख्याल होके तो छुट्टियां मनाने जैसे गोवा चले गए या फिर और कई जगह चले गए। तो एक बार हमने मीटिंग की थी कि हम छुट्टियां मनाने के साथ मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे हो गए तो मैं छुट्टियां मनाने जब उनकी समर वेकेशन होता था तो मैं गाँव ले जाती हूँ उनको ले जाके। और मेरा जो घर है अभी भी बिल्कुल सही है, मतलब 50 साल पुराना ही होगा, 50-60 साल पुराना होगा, लेकिन अभी भी ठीक है। और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं वहाँ पर, अब 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ बिता के आते हैं। लेकिन मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि पलायन ज़रूरी है। देखो सबको अधिकार है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे, सब चाहते हैं कि उनके पास गाड़ी हो, फ्लैट हो, जैसे कि शहरीकरण में फ्लैटें हैं, गाड़ियाँ हैं, हर कोई चाहता है। जैसे कि पलायन जो मैंने देखा है गाँव में, जो पलायन हुआ है वो सिर्फ शिक्षा की वजह से हुआ है। लोगों ने इसलिए पलायन नहीं किया कि वो अच्छे कपड़े पहने, या फिर लोगों ने पलायन इसलिए नहीं किया कि उनके पास गाड़ियाँ हों या आधुनिक सारी सुख सुविधाएं हों।
सिर्फ उन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए पलायन किया है, क्योंकि 2 जोड़ी कपड़े हर कोई पहाड़ में पहन ही लेता है, और 2 जून की रोटी सबको मिल जाती है, और यहाँ से कई गुना अच्छा खाना वहाँ मिलता है। सिर्फ पलायन हुआ है सिर्फ शिक्षा के लिए, और पलायन जब हुआ है तो फिर गांव खाली हुए हैं, तो उस तरह से वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति चेंज हुई है जी। तो जो मैंने वो दर्द देखा है, जो मेरी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा, वो आज और कल में मिलेगा। कल क्या था और आज क्या है, तो इसी समक्ष में आपकी एक अपनी कविता बोलना चाहूँगी। पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं कि ये एक धरती की कहानी है जी। जैसे कि हमारी भारत माता एक धरती है, वैसे हमारी उत्तराखंड की भी एक धरती है। धरती गढ़वाली में, हम पहाड़ी में उसको थाती बोलते हैं, ठीक है। मी थाती छो उत्तराखंड की थाती, मी सच्चाई ईमानदारी का माटमा, भावनाओं को पानी डाली की बड़ी छो। मतलब हमारी पहाड़ की जो बोली होती थी उसमें मिठास है बहुत ज़्यादा, और लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बोलते भी हैं, कभी पहाड़ी है वही पहाड़ी है तो बहुत बोले होते हैं। तो मी थाती छो उत्तराखंड की थाती, मी सच्चाई ईमानदारी का माटमा, भावनाओं को पानी डाली के बड़ी छो। जब मिते 30 लगते तो खुलबुते का जुकड़ों में छोयों फुटदा छोयों को पानी पीन दो। जब मिते भूख लग दे तो थोलो मेलों माँ भक्ति को भोग खान दो। जब हमारे पहाड़ में क्या होता है, छोटे मोटे मेले लगते रहते हैं तीज त्योहारों में, तो वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो धरती ही कहती है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं उस प्रसाद का भोग लेती हूँ, और जब मुझे प्यास लगती है तो वहाँ के छोए के जो पानी कुदरती रूप से बने रहते हैं तो वो पानी पीती हूँ। बसंत ऋतु मेरू श्रृंगार करे। आप कभी पहाड़ में जाएंगे तो उसे बसंत के नेगी जी का गीत भी है कि मेरा पहाड़ आया तो बसंत के मौसम में आना। तो बसंत के मौसम जब पहाड़ जाते हैं तो जो पहाड़ की जो छवि होती है वो निराली होती है। हर तरफ फूल, मतलब हरियाली और फूली, चारों तरफ रंग बिरंगा, मतलब मौसम ऐसे होता है जी कि बसंत ऋतु मेरू श्रृंगार करन, उकाल उलारी का बाटा मेरा भैछन, भीतर दप्तों कुठों पर मेरू सौराष्ट्र, गंगोत्री जमुनोत्री बद्री केदार मेरू मैतच, वीर भर मेरी रक्षा कर दन। मी थाती छो उत्तराखंड की थाती, परंपरा मेरी दृष्टि च, संस्कार मेरी नाक च। मी थाती छो उत्तराखंड की थाती, बोगी दी नयार मेरी बहनी छन, और मैं तुम थे जन्म दीन वाली, तुम्हारू पालन पोषण करने वाली, तुम्हारी माँ छो। हे लाटो मैं तुम्हारी माँ छो। ये पहले का स्वरूप था जो पहाड़ का था, जो मैंने भी देखा बचपन, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं मेरा बचपन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। जो मैं उस समय देखती थी, खलिहान होते थे, किस तरह से रीति रिवाज होते थे, अब तो खैर शून्य के बराबर है हमारे गांव में वो सारी चीज़ें। तो जो अब की थाती है उसने पहले का स्वरूप बताया और अब का स्वरूप बताती है। मैं तुम थे जन्म दीन वाली, तुम्हारू पालन पोषण करने वाली, तुम्हारी माँ छो, पर यू तुम्हारे ब्याले कुरूप छै, आज तुम्हें कुरूप छो। देखा अपनी बोई को कुरूप देखा, मिथे भूख लगी च पर भक्ति को भोग नहीं मिलो च। मिथे 30 लगी थी, मिथे 30 लगी च पर माया का छोया सूखी गेनी। परंपरा मेरी दृष्टि छे पर आज मैं अंधेरे गयो, संस्कार मेरी नाक छे पर आज मेरे नाक संस्कारों की नथुलनी छे। देखा अपनी बोई को कुरूप देखा। 16 जून 2013 का वो दिन, वो बरखनी छे, वो मेरा आंसू छाया लाटो, वो मेरा आंसू छाया। और वह दिन बादल नहीं फटी छे, मेरी छाती फटी छे, और आंसू तब अंदन जब कोई एहसाए हो जान। छेंद औलाद का आज निर्जड़ी हुई छो। ये पलायन पर है शब्द कि इतने औलादों के होते हुए भी आज मैं बंजर पड़ी हूँ, कि छेंद औलाद का आज निर्जड़ी हुई छो। भैरा का लोग मेरे चीर हड़कना छन, और मेरी औलाद तमश गैर बड़ी छे। तुम्हारी माँ तुम्हारे अगने हाथ जोड़ी की गाणी कनी छे कि मिथे बचे द्यावा, मिथे बचे द्यावा, मिथे बचे द्यावा। बहुत इमोशनल और बहुत ही सुंदर जिस तरीके से यहाँ पर आपने कविता सुनाई। वाकई में ये जो दर्द है उत्तराखंड के लोगों का, और जिस तरीके से आपने जो बोला पलायन, यहाँ पलायन एक इस वजह से एक बड़ी समस्या बन गई है। पलायन लोग आगे अपने विकास के लिए करते हैं, लेकिन विकास होने के बाद
जो आपने कहा कि आपने जाती है घर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप पलायन कर रहे हैं अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, तो उत्तराखंड के विकास के लिए एक बार फिर से वापस उस धरती पर जाइए, अपनी मिट्टी को पहचानिए, मिट्टी को महसूस करिए। और जिस तरीके से आज आप सब लोग हैं, आप उत्तराखंड के लोग हैं, आप उत्तराखंड से बाहर निकलकर दिल्ली में बसे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपने अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो वहाँ की भाषा है, उसे छोड़ा नहीं है। आप अगर कविताएं यहाँ पर आज हम हमारे दर्शकों को सुना रहे हैं, तो आप अपनी भाषा में, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें आप सुना रहे हैं, जो ये दिखाता है कि आपका जो लगाव है अपने उत्तराखंड के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, वो साफ तौर पर यहाँ दिख रही है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर तमाम लोगों की यहाँ हम कविताएं सुन रहे हैं। रुक कर लेते हैं हम यहाँ जाकी जी का। जाकी जी, आपको ये नाम कैसे मिला और आप कौन सी बेहतरीन यहाँ पर कविता सुनाने वाले? उसी पे कि नर मंगणु कुकड़ी रिश्वत मां देवतों चैनिज बकरी बिन रिश्वत को डौर निबरदू दारू मंगदू जगरी हाल बेल छिने ए गढ़वाल का सख्त गहराल छिने गढ़वाल का। दूसरी लाइन है दारू, कि आजकल नशाखोरी का बहुत ही ज़्यादा उत्तरांचल में है, कि देश बिकनी घर घरों माँ कच्ची बेणी छन्नी रिश्वत दे के अमीरों को नौकरी गरीब रह गए तन्नी। कि देश बिकणू घर घरों माँ कच्ची बेणी छन्नी रिश्वत दे के अमीरों को नौकरी गरीब रह गए तन्नी हाल बेहाल छन्ने ए गढ़वाल का। हाथ जोड़ी की हम ते ठगेगिन, हाथ जोड़ी की हम ते ठगेगिन अब विधानसभा में छनो। कि चुनाव के टाइम पर हाथ जोड़ के वोट मांगे और अब विधानसभा में हो। हाथ जोड़ी की हम ते ठगेगिन अब विधानसभा में छनो, बिजली और पानी रोड से बेगिन अब डकार लेना छिनो। प्रधान जी कमीशन खांद, कि प्रधान जी कमीशन खांद मुंशी सीमेंट बिकांद मजदूरों की मजदूरी नी दिहाड़ी भला ठेकेदार उड़ांद हाल बेहाल छन ये गढ़वाल का सख्त गहराल छन ये गढ़वाल का। शिक्षा की भी बहुत ही बेकार हाल है, कि सरकार दवे डॉक्टर खांद गरीब पर स्विच बांध, सरकार दवे डॉक्टर खांद गरीब पर स्विच बांध मास्टर कब स्कूल नहीं जांद डिग्री पैसों मांद हाल बेहाल छन ए गढ़वाल का सख्त गहराल छन ए गढ़वाल का। कब आला दिन ए गढ़वाल का, कब छंडेला काला बादल ए गढ़वाल का हाल बेहाल छन ए गढ़वाल का सख्त गहराल छन ए गढ़वाल। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर यहाँ पर आपने बहुत सुंदर यहाँ कविता सुनाई। एक बहुत अच्छी महफिल यहाँ पर सजी हुई है। अलग अलग जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो पहलू हैं, उसको लेकर यहाँ जो तमाम कवि हैं वो यहाँ कविताएं सुना रहे हैं। अब फिर से एक बार मैं बृजमोहन जी का रुख करूँगी। बृजमोहन जी, हमने यहाँ पर पलायन पे इतनी बेहतरीन कविताएँ सुनी हैं, लेकिन पलायन के अलावा ये जो समस्या पलायन उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। हम अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अगर जिम्मेदारी बनती है, अगर वो उत्तराखंड के लिए कुछ करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो शायद लोगों को बाहर ही ना जाना पड़े। तो यहाँ राजनेताओं के लोग क्या कहेंगे आप? क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है उसका सबसे ज़्यादा गुस्सा राजनेताओं पर है, राजनीति पर है। तो उत्तराखंड की राजनीति को आप किस दिशा में देखते हैं? वहाँ के राजनेताओं को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसे लेकर कोई कविता सुनाएंगे आप? आपने जो प्रश्न किया, पलायन एक्चुअली बहुत पुराना है। पलायन आज का नहीं है, बहुत पुराना पलायन है। लेकिन उस समय इतनी पीड़ा नहीं थी जितनी पीड़ा अब हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पीड़ा को किसने बढ़ाया है, मेरे दर्द को किसने मतलब बढ़ाया है, कि जो मैं पहले दर्द सहन के लायक था पलायन का, लेकिन अब असहनीय हो गया है। इसमें कौन नमक छिड़क रहा है और कौन इसको हवा दे रहा है, कौन इसको आग दे रहा है? ये बड़ा मुश्किल अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, थोड़ा सा विषय हो जाता है इसमें। और सार्वभौमिकता की इस चीज़ की रही है कि हमारे जो नेता हैं देश के भविष्य को ही बनाते हैं, देश को डुबाते भी यही हैं। लेकिन दुखदाई होता है आज पहाड़ का, मैं बता दूं आपको कि राजनेताओं की वजह से आज पहाड़ का कहीं ना कहीं कुछ रुका हुआ विकास है। हम ही नहीं कहते, विकास हो रहा है वहाँ, विलासिता आ रही है वहाँ और सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ, लेकिन मानसिक जो विकास है, जो संतुलन है, रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार है, उसकी बड़ी कमी है वहाँ। और जो वहाँ जिन्होंने बागडोर संभाली है जब राज्य बना है, मैं तो मानता हूँ कि जिन्होंने वो बागडोर संभाली है वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए बहुत कम हैं। उन्होंने एयर कंडीशन आलीशान बंगलों में जो है ज़िंदगियाँ गुजारी हैं
और जब एक चुनाव का दौर हुआ था तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में बैठा हुआ उत्तराखंडी नेता बनने के सपने देखने लग गया था, और जिसके जहाँ तक तार जुड़े हुए हैं उसने पूरी कोशिश करी और वो नेता बन भी गए। जो नेता कई वर्षों तक दिल्ली में नेता रहा है, जब वो पहाड़ गया तो वहाँ भी वो नेता बन गया। पहाड़ के दर्द को वही समझ सकता है जिसने पहाड़ का पानी पिया हो और पहाड़ की गरीबी झेली हो और कम से कम जन्म से लेकर 12 साल तक वहाँ रहा हो। लेकिन जितने भी आज बागडोर संभाले हुए पहाड़ के विकास की बात करते हैं, उनको जो है कि संवेदनशीलता के जो गुण होते हैं उन गुणों से वे जानकार नहीं है। हो सकता है कि पहाड़ का जो वही मर्मज्ञ है वो भी नेता बनना चाहता है। आज हर पहाड़ में, हर घर में नेता बन चुके हैं, लेकिन एक नेता ऐसा भी है, ऐसी बात नहीं है कि सारे ऐसे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि जो पहाड़ की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन संगत की शोभा है। मेजोरिटी जब भ्रष्टाचार की हो जाती है, ईमानदारी बौनी पड़ जाती है, तो वो ईमानदार करेगा भी क्या। उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेता है, एमएलए बन गया है, उसने सोचा था कि मैं अपने पहाड़ का विकास करूंगा और अपनी उसने गरीबी देखी है, तो उसने सोचा कि ये माध्यम बढ़िया है राजनेता का, नेता बन जाता हूँ और नेता बनने के बाद जो है मैं सेवा करूंगा पहाड़ की। लेकिन जब वो राजनीति के भौर में गया, उसके साथ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ये अंदाज दे देता हूँ। वो नेता अपने जो गुरु है उसका, जो उसको लाया था, उसके पास वो गया और उसने उसको महाभारत का कृष्ण समझ लिया कि तू मेरे लिए महाभारत का कृष्ण है और इस रण क्षेत्र में मैं उतर चुका हूं। तो क्या कहता है, जब उसने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल विषमताएं हो रखी है, क्या हो गया, मैं कहां फंस गया, कहता है कि हे कृष्ण म्यारा चौर तरफी नांगा भूखा बिबलाना छी अरमी से छो नौने गुंदी गोलन फल लगी। शिकायत करता है वो नेता, भंवर में फंस गया है वो, कि वो अपने नेता से कहता, अपने गुरु से कहता है, जिसने भंवर में लाया उसको कहता है कि हे कृष्ण नांगा भूख म्यारा चौर तरफी नांगा भूखा बिबलाना छिन अरमी से छो नौने गुंदी घुलन फल लगी। मैं विलासिता भोग रहा हूँ और मेरी चारों तरफ गरीबी भटक रही है। तो देखो क्या कहता है वो, किसने बिगाड़ा उसको और किसने उसको दिशा बदल दी उसकी। वो दूर तो ये कहता है कि हे अर्जुन तू पहलेदार नेता बनी भूल जाऊं उन दिनों। ये शिक्षा दी जा रही उसको कि हे अर्जुन तू पहलेदार नेता बनी भूल जाऊं उन दिनों जब प्यारा चूल्हा भर आग भी नहीं जगदीश है। कि हे अर्जुन तू पहलेदार नेता बनी भूल जाऊं उन दिनों जब त्यारा चूल्हा आग भी नहीं जगदीश है। आज त्यारा हाथम जगद मुछल चो डाम सकदियों थे जत का डम धर रहो। आज त्यारा हाथम मुछल च डाम सकदियों थे जत का डम धर रहो हैं। आज त्यारा हाथम सबूत खैण रहो यूं की जैड़ चढ़ रहो मथे बैठे पानी और अफू फाली मरदा रहो। वो अपने चेले को कहता है कि छोड़ दे इन बातों को, तो कहता है कि आज त्यारा हतम सबुल से खैण दो रहो यूं की जैड़ चढ़ दो रहो मथे बैठे पानी यूं खुणे बाढ़ कर दो रहो और अफू फाली मल दो रहो। वो कहता है कि मैं क्या करूं। फिर कहता है वो अब तो आम आदमी नहीं रह गया है। उसने उसको क्या शिक्षा दी है, क्या उत्तराखंड का विकास होगा। वो अपने शिष्य को कहता है नहीं तो कहता है कि अब तो आम आदमी नहीं रह गया है, गाड़ गदनों से ऐच धार्मों गण हुएगी। तेरा स्टेटस चेंज हो गया, बदल गया है, तू नेता बन गया है, स्टेटस रखा, स्टारडम रखा अपने अंदर कि अब तो आम आदमी नहीं रह गया है, गाड़ गदनों से ऐच धार्मों को गण हुएगी। इज्जत का ऋण आछी ऋण दे यूं था और तो अब खित खित हंसता रहो। धर्म गण होगी ये जगह ऋण आछे ऋण दिए थे और अब तो खित खित हंसता रहो। क्या कहता है कि लोकपाल करो ड्यार ने जाया कर। उसने बोल दिया है लोकपाल मत कर इस चक्कर में, मत कर, अपने लिए जोड़ जो कुछ जोड़ा तूने और छोड़ इन दुनियादारी को। वो उसको शिक्षा देता है कि लोकपाल करो ड्यार ने जाया कर और गबन भाई से मेल बढ़ाया कर। तेरी चिंता जो है मिथ्या है, असली चिंता पे आ तो कि लोकपाल करो ड्यार ने जाया कर, गबन भाई से मेल बढ़ाया कर। बोली भाषा चक्कर में निपोड़, बोली भाषा चक्कर में निपोड़ और मुंड हले कि हाँ हाँ बोल दो। बोली भाषा चक्कर में निपोड़
और मुन हले हाँ हाँ बोलता रहो और अफुल्लाटा अंग्रेजी फूकता रहो, अफुल्लाटा अंग्रेजी फूकता रहो। वेल नहीं मानी, लास्ट ये है कि वेल नहीं मानी, वो जिद पर अड़ी रहा है, वो जिद पर अड़ी रहा है। कुरुक्षेत्र में वो बिल्कुल अकेला पोड़ गया है, आखिर इस तपदीक घा रह गया है और डंड लिम बैठी चुपचाप वो कपीण बैठ गया है, डंड लिम बैठी चुपचाप वो कपीण बैठ गया। क्या कहेंगे हेमपन जी, वक्त की यहाँ पर बेहद कमी है, हम चाहेंगे छोटी छोटी कविता यहाँ पर आप मैसेज जो देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को अपने पिटारे से यहाँ पर बहुत सुंदर। और उस सिलसिले में समय को देखते हुए मैं कुछ पंक्तियां हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वास्तव में ये आज के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तराखंड की स्थिति है उस पर मैंने लिखा है कि सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं। बिल्कुल। सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं, देवभूमि के लोगों को पहचान तो अब तक मिली नहीं। बहुत सुंदर। देवभूमि के लोगों को पहचान तो अब तक मिली नहीं, ईमानदार वो मेहनत कश छवि हमने अपनाई है। ईमानदार व मेहनत कश की छवि हमने अपनाई है, खेल खून की होली हमने राष्ट्र की आन बचाई है। बिल्कुल। खेल खून की होली हमने राष्ट्र की आन बचाई है। होठों को वाणी मिली, होठों को वाणी मिली मगर मुस्कान किसी को मिली नहीं। सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं। और कौन क्षेत्र है जहां हमारा व्यक्ति कार्य में जुटा नहीं। बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड का नाम लें तो हर जगह हमारा व्यक्ति वहां मिलता है पूरे भारतवर्ष में कि कौन क्षेत्र है जहां हमारा व्यक्ति कार्य में जुटा नहीं और राष्ट्र प्रगति के लिए निरंतर बढ़ चढ़कर वो डटा नहीं। कारण से हम बने प्रवासी, हम जो लोग अपने उत्तराखंड से पलायन कर गए कि कारण से हम बने प्रवासी, भागीदारी मिली नहीं। सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं। और गोविंद बल्लभ और बहुगुणा जैसे नेता अपने थे जी। गोविंद बल्लभ और बहुगुणा जैसे नेता अपने थे। पंत सुमित्रा चंद्र गढ़वाली राष्ट्र के गौरवशाली थे। झड़ गए पुराने फूल, झड़ गए पुराने फूल, यौवन की कलियां खिली नहीं। सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि देवों की ये जन्मभूमि है, देवों की ये जन्मभूमि है, उसका सम्मान जरूरी है। बिल्कुल। कि देवों की ये जन्मभूमि है, उसका सम्मान जरूरी है। और ऋषियों की ये तपस्थली है, उसका गुणगान जरूरी है। देवों की ये जन्मभूमि है, उसका सम्मान जरूरी है। ऋषियों की ये तपस्थली है, उसका गुणगान जरूरी है। उत्तराखंडी लोगों को अधिकार तो अपना मिला नहीं। सूरज तो आ गया रोशनी लेकिन सबको मिली नहीं, रोशनी सबको मिली नहीं। बिल्कुल। बहुत यहाँ पर बहुत आपने अच्छे सुनाई है, बहुत बहुत सुंदर कविता ये कि किस तरीके से अभी भी अधिकारों के लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति में भागीदारी की बात कहें या फिर अपने हक की बात कहें। हर जगह अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पर अग्रसर हैं, आगे हैं। चाहे वो आर्मी की बात कर लें, सेना की अगर बात करें तो उत्तराखंड के अधिकतर लोग वहाँ पर हैं। लेकिन क्या मिल रहा है उन्हें, क्यों उनको अनदेखा किया जा रहा है? इससे पहले भी हिमालय न्यूज़ ये आवाज़ ये सवाल उठाता रहा और जिस तरीके से आपने ये पंक्तियाँ सुनाई, ये कविता सुनाई, बहुत ही खूबसूरत ये कविता थी। क्या कहेंगी वसुंधरा जी, आपके पास आपके पिटारे में क्या कुछ खास है? अब मेरे पिटारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये जो नेता का सिलसिला चल गया है जी काफी सालों से मैं भी सुन रही हूँ कि नेता ने ये कर दिया, नेता ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेताओं ने काम अच्छे भी नहीं किया। अगर बुरे हैं तो अच्छे नेता भी हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड में जो विकास हुआ है वो ऐसा भी नहीं है कि विकास हुआ ही नहीं है जी। अगर अभी हम दूर दराज गाँव के, उत्तराखंड के पहाड़ के दूर दराज गाँव में भी जाएं तो हर जगह सड़क तो जा ही रही है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि हम पैदल जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं इसके, क्योंकि हमने अपने पहाड़ को अनदेखा किया है। बिल्कुल। तो हम नेता पे क्यों इतना बोलते हैं कि नेता ने, हाँ होते हैं, हर कोई चाहता है कि अपने खाने के लिए तो हर कोई चाहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके हम भी जिम्मेदार हैं। तो इन नेताओं को कोसना, खैर वो तो कवि है, लेखक है, वो तो लिखेगा ही, अपने मन का दर्द जो भी उसका पीड़ा है वो तो लिखेगा ही, ठीक है। लेकिन अब एक संतुलन बनाया जाए कविताओं का। बहुत हो गया पलायन, बहुत हो गया रोना धोना, तो कुछ मैं प्रेम रस की कविता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक संतुलन होना चाहिए हमारे समाज में। जी 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 जी। क्योंकि जरूरी नहीं हम एक ही बात को लेके बैठे रहे, रोते रहे, तो फिर ऐसे नहीं चलता ना। एक नई चीज़ भी होनी चाहिए और संतुलन होना चाहिए। तो मेरी एक कविता है, वो चिट्ठी पे है। ये भी पहाड़ से रिलेटिव है। चिट्ठी जैसे कि एक बेटा अपनी माँ को देता है,
एक पति अपनी पत्नी को देता है, वो चिट्ठी की क्या अहमियत होती थी। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ देते हैं, बिल्कुल मैसेज दे देते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर मेल कर देते हैं, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है कि ज़्यादा हो गया तो चलो उसको डिलीट मार दो, बिल्कुल। रिमूव कर दो। लेकिन एक चिट्ठी की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। जब बिल्कुल। हम चिट्ठी पढ़ते थे तो हमें उस व्यक्ति का, या मेरी माँ की चिट्ठी होती तो मुझे अपनी माँ का चेहरा उस चिट्ठी में दिखाई देता था जी। जब मैं चिट्ठी पढ़ती थी। उसी चिट्ठी पे कि चिट्ठी माँ हजार धों पड़े दछाई हतल लिख्या आखर, कि चिट्ठी माँ हजार धों पड़े दछाई हतल लिख्या आखर, ऊँकी मुखड़ी सी बुलेंद छाई हतल लिख्या आखर, कलेजी माँ जय की छपेंद छाई हतल लिख्या आखर, कि कब के धो पड़ेंद छाई हतल लिख्या आखर, मुटिया नी मुटेंद छाई हतल लिख्या आखर, पहली आंखों ले दिखेंद छाई हतल लिख्या आखर, आजकल कंदड़ नी सुड़ेंद बिचल बुलिया आखर, पहली समलोण बनी रहंद छाई हतल लिख्या आखर, आजकल बादल सी छटे जनन, आजकल बादल सी छटे जनन गिचल बुलिया आखर, पहली डांडियों सी बन जांदी छाई हतल लिख्या आखर, पहली वर्षों तक जूंदा छाई, पहली वर्षों तक जूंदा छाई हतल लिख्या आखर, आजकल बादल सी छटे जनन हतल लिख्या गिचल बुलिया आखर। बहुत सुंदर। तो चिट्ठी पे यहाँ पर जिस तरीके से लाजू जी ने, वसुंधरा जी ने यहाँ पर ये कविता सुनाई है, हम रुक कर लेते हैं अब झांकी जी का। झांकी जी, आपके पास क्या है, आप क्या सुनना चाहिए? शिक्षा पे मैं मानता हूँ कि जब तक शिक्षा सही नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। है मेरा टीचरों पे जी, कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट तो स्कूल तो है नहीं, अधिकतर सरकारी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत परेशानियाँ हैं, स्कूल नहीं जाते टीचर। उसी पे एक व्यंग है, नौनों को क्लास में मचूं सोचा, नौनों को क्लास में मचूं सोचा, मास्टरों को पढ़ाई में कम, फेसबुक पर ज्यादा जोड़चा। बिल्कुल। लोग बनाचिन अतुल तो देख ले तो क्या के दौड़चा, तो मैडम तो दिखने नीचे कत का लम जोड़चा, आंधे कम खाने ज्यादा, कि स्कूल में आजकल वो भोजन ज्यादा इसीलिए आते हैं, आंधे कम खाने ज्यादा, ध्यान जो घोरचा, पढ़े लिखे बुरे मौत कौन से के दौड़चा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सरकारी स्कूल छन, ये तो सरकारी स्कूल छन, पढ़ान बोर्ड चा सरकार हमारी बोल देनी वो तक काम चोरचा, लोग बिना छन अतुल तो लिख ले तो क्या के दौड़चा, तो हेड मास्टर दिखने नीचे 2 महीने गोलचा। बिल्कुल। मास्टर परेशान छन, मास्टर परेशान छन, स्कूल में आने में इतना रिवाज छे, आजकल मैडम को दिखा कन भलो मिजाज। बिल्कुल। स्कूल कम घर ज्यादा, स्कूल कम घर ज्यादा, छुट्टी ली मोलचा, आजकल स्कूल की हालत खस्ता दिखा कत का डंडोलचा, लोग उना छिन अतुल तो लेकिन तो क्या की दौड़चा, आजकल नौनों को भविष्य होणु गोलचा, जनता बोल देनी सरकार को लगे दोष चा, सर शिक्षा अभियान को खाली बोर्ड लगे कहते नहीं होश चा, कन कह को शिक्षा में सुधा अतुल को सहते यहाँ के रोज चा, लोग बना छिन में तब लिखणो नत्र कौन सी में पे लिखणो को रोक चा। बिल्कुल। इसी पे सर शिक्षा अभियान पे एक और स्कूल पे एक और व्यंग है मेरे पास, आजकल स्कूलों की हालत खस्ता दिखा, 5 किलो नौनों को 10 किलो बस्ता दिखा, मास्टरों का तुम हाल दिखा, मैडम की तुम चाल दिखा, और कुछ नहीं देख सकता तुम, और कुछ नहीं देख सकता, स्कूलों की हालत खस्ता दिखा, 5 किलो नौनों को 10 किलो बस्ता दिखा। सर शिक्षा अभियान को सर शिक्षा अभियान चा जोर माँ हेड मास्टर बैठे अपना घर माँ, स्कूलों की हालत खस्ता दिखा, 5 किलो नौनों को 10 किलो बस्ता दिखा, स्कूल लग दो 8:30 से, स्कूल लग दो 8:30 से, मास्टर यानी बड़ा ठाठ से, और मैडम दही आंधी जन कहीं बरात में जान होलो, तुम नौनों के खाक करा, तुम तो बस ये दे सकना, अरे मित्र लिखती रहेगो, अरे मित्र लिखती रहेगो, अपने कलम घिसती रहेगो, स्कूलों की खासता जेल करवे का हमारी सरकार। बिल्कुल। अभिभावकों का भी चिन्ह उन्हीं हाल नौ न पढ़ल चे नहीं पढ़ला स्कूल में दाव। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये हकीकत है, वाकई में ये हकीकत है, क्योंकि हम दिखा भी चुके हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये स्थिति है कि पहले बच्चों से अपील की जाती है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ये मैसेज दिया जाता है परिवार वालों को, लोगों को कि आप अपने बच्चों को भेजिए, बच्चे मजबूरन आते हैं, किसी तरह उनको स्कूल में लाया जाता है, लेकिन लाने के बाद होता क्या है, कहीं छत नहीं होती, कहीं टीचर नहीं होता, मजबूरन ज़मीन पर बैठकर खुद ही सफाई करके उनको पढ़ना पड़ता है।
तो ये शिक्षा का स्तर है, लेकिन जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो बच्चों का स्तर कैसे सुधरेगा। बहुत अच्छी यहाँ पर ये कविता सुनाई है और अलग अलग पहलुओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर आप सभी ने अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है नई पौध नई सोच। तो नई सोच क्या सोचती है, नई सोच किस तरीके से समाज में एक परिवर्तन ला सकती है, समाज के असली जो तस्वीर है उसको किस तरीके से आपने सबके सामने लाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे स्टूडियो में आए और जिस तरीके से बेहतरीन यहाँ पर आपने अपनी अपनी कविताएं सुनाई हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये हमारा खास कार्यक्रम था नई पौध नई सोच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।